देखो पूर्वा, मुझे तंग मत करो। मैंने सोने जाना है, सुबह सुबह मुझे हवेली के लिए निकलना है। तुमने गलती की है तो मानो, अब गलती करके मासूम मत बन जाया करो ना तुम। वो लहजा बमुश्किल धीमा करके बोला। उसे खाना खाए बिना सुला भी तो नहीं सकता था ना। तबीयत ठीक नहीं थी अभी उसकी, और बिगड़ जाती तो मसला होता। पूर्वा को मुसलसल कालीन पर पीछे को खिसकता देख उसने बेचारगी से आह भरी। पूर्वा को मुसलसल कालीन पर पीछे को खिसकता देख उसने बेचारगी से आह भरी और उसे अपनी तरफ खींच कर खड़ा किया। झुककर उसे उठाया और उसके लाख टांगे बाजू चलाने पर उसे बाहर सोफे पर ला बिठाया। खाना खाओ फिर चली जाना। नाराज होकर उसे जबरदस्ती बिठाकर खाना डालने लगा। पानी का ग्लास डालकर उसके आगे किया तो वो रुख मुड़े, मगर वो रुख मोड़े बैठी रही। रोशनी में दोबारा से उसका चेहरा देखा। सुर्ख गाल किए वो उससे शदीद नाराज लग रही थी। ईसा ने लब भींच कर उसे देखा। शायद वाकई वो कुछ ज्यादा गलती कर जाता है, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। शायद वाकई वो कुछ ज्यादा गलत कर जाता है, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। और किसी लड़की से इस तरह पर्सनली डील करने का तरीका उसे बिल्कुल नहीं आ रहा था। तुम्हें पता है, तुमने उस लड़की को सच बताया जो मुझे लाइक करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम्हारी बात से हर्ट हुई, रो रही थी बहुत, और उसने आज सबके सामने मुझे बुरा भला कहा और लड़ाई की मुझसे। वो आहिस्तगी से बोलना शुरू हुआ तो उसे सुनती पूर्वा ने धीरे से रुख मोड़कर उसे देखा। सबने मुझे बुरा लड़का समझा, प्रॉमिस तोड़ने वाला समझा। अगर तुम्हें कॉलेज में सब फ्रेंड्स के दरमियान कोई डांटे और इंसल्ट करे, कैसा कैसा फील होगा। और अब वो सीधी होकर उसे देख रही थी। उसके सवाल पर उसने सर झुकाया तो ईसा ने बगौर उसके तासुरात देखे। वो शर्मिंदा हो रही थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। मुझे उस पर भी गुस्सा आया, इसलिए वहाँ से चला गया। तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं हर्ट था बहुत। अब वो इमोशनल ब्लैकमेल करता, उसकी नाराज़गी ख़त्म करना चाह रहा था। उसकी बातों से काफ़ी हद तक मुतासिर होती पूर्वा अपने जिक्र पर रूहान सी हुई। ओके सॉरी, तुम प्रॉमिस करो कोई गलत हरकत नहीं करोगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। वो कान पकड़कर बोलता बेख्तियार सॉरी बोल गया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, किसी से भी नहीं करूँगी। वो उससे दूर होकर बैठती सिसक कर अपना फैसला सुना गई। उस ओके देखो, खाना ठंडा हो गया, ईसा ने उसके आगे प्लेट रखते तासुफ से कहा। पूर्वा खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। उसका गाल नरमी से सहलाता वो उसे खाता हुआ देख रहा था। खुद खाना भूल गया। वो मुतवज्जो कर रही थी, इरिटेट तो हो रहा था। कोई और उसका जिक्र भी करे तो वो बुरा लगता था उसे। वो कहता था कि उसके टाइप की नहीं, बचकाना है, मगर वो उसके लिए पॉसेसिव हो रहा था। समझ नहीं पाया चाहता क्या है वो। उसकी नम पलकों को साफ किया। पूर्वा ने रुक कर खफकी से उसे देखा तो जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। सर झटक कर अपना खाने लगा। खाना खाते ही पूर्वा अपने कमरे में चली गई। खामोशी से बर्तन धोकर वो भी अपने कमरे में जाता दरवाज़ा बंद कर गया। अगली सुबह उसके उठने से पहले भी तैयारी करता हवेली के लिए निकल गया था वो। आज हवेली में मूसा खान का बाकायदा वलीमा करके सब लड़कियों की शादियों का ऐलान कर दिया गया था। प्रिहान ऐश ग्रे और मैरून भारी गरारा फ्रॉक में बड़ी मुश्किल से दुपट्टा संभाले फिर रही थी। एक तबीयत ऐसी, ऊपर से भारी लिबास। उसके मुंह पर हल्के फुल्के मेकअप की तह में भी बेजारी छलक आती थी। मुस्कुराहट सजाकर वो सबसे मिलती थक गई थी। वहाँ वलीमे की रस्म के लिए आई बाकी तीनों दुल्हनों ने भी भारी लिबास ही पहने हुए थे। चेहरे पर अलवही मुस्कान और चमक इत्मीनान की गवाह थी। गुलजान आज सादा मगर नया जोड़ा पहने हुए थी। वो जर्शे के चेहरे को बगौर देख रही थी। वो बाकी तीनों की निस्बत नॉर्मल थी। कल की निस्बत आज घबराहट कम थी। प्रिहान की बात का जवाब देते मुस्कुरा भी देती थी। वो पुरसकून हुई। मूसा पर कोई शक नहीं था, मगर जैसे हालात में यकदम निकाह हुआ था, उन्हें लगा मूसा इस बात की फ्रस्ट्रेशन जर्शे पर उतारेगा। गुलजान के नकूश चुराए जर्शे खिलते सुर्ख रंग में दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। उसकी शक्ल, शफाफ रंग और चेहरे की मिलाहट, बिल्कुल गुलजान बेगम जैसे ही था सब कुछ। उसका नसीब उनसे अलग निकला था। आज उसे देखकर अंदाजा किया जा सकता था। स्याह जोड़े में कम उम्र वन्नी में आई गुलजान अगर दुल्हन बनती तो कैसी लगती। मोरे, आज तो वो मुकलावे वाली रस्म होगी ना, आज तो मैं आपके पास आऊँगी ना। रात के वक्त फंक्शन के बाद कमरे में जाने का सोच कर ही जर्शे का फिर से घबराहट से हाल खराब हो गया था। गुलजान की तरफ आते मूसा ने उसकी बात पर बमुश्किल कहका दबाया। गुलजान मुंह खोले बेटी को देख रही थी। कौन सी रस्म? इसी घर में बैठी हो, मेरा कोई अलग घर नहीं। और जर्शे, ख्याल रखो, मूसा के दिल में जगह बनानी है, उससे दूर भागने की कोशिश भी मत करना, खिदमत करना उसकी। गुलजान ने उसे सीने से लगाकर समझाया तो जर्शा सर झुकाकर रह गई। मूसा पलट कर रूम में चला गया। जब वो रूम में आई तो वो चेंज करके बिस्तर पर दराज था। मैं आज बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है, क्या सर दबा दोगी मेरा प्लीज? आंखों में उमड़ती शरारती चमक लिए उसे देखकर वो धीरे से बोला, जी।
हाँ, अच्छा मैं चेंज करके। वो पहले तो हैरान हुई, बाहर सबके साथ बैठे हुए वो कैसे हंस हंस के बात कर रहा था, और अब अचानक सर दर्द हो गया था। वो सर झुकाकर बोली जब वो टोक गया, तुम चेंज करके जब तक आओगी मैं दर्द में पड़ा रहूंगा क्या? आ जाओ। साफ साफ नाराजगी जताई गई थी। जरशे बौखलाकर जल्दी से भारी लिबास संभालती उसके पास पहुंची और बेड पर बैठ गई। यहाँ बैठो। बेड क्राउन से कुशन्स निकाल कर उसने उसे बिठाया। जरशे उसके हुक्म की तामील करती वहां बैठकर टांगे समेट गई अपनी। मूसा मज़े से उसकी गोद में सर रख गया। जरशे की आंखें फैली, सर दबाओ। जरशे का शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर वो बोला तो वो कपकपाते हाथ उसके माथे पर टिका गई। मुस्कुराहट दबाकर लेटा मूसा उसके यख हाथ माथे पर महसूस करता पट से आंखें खोल गया। इतने ठंडे हाथ उसने झुरझुरी ली। जरशे खिदमत गुजार बीवी की तरह उसके गर्म माथे पर सुकून से हाथ रखे सर दबा रही थी उसका। मूसा ने बेचारगी से उसे देखा जो लाचारगी से हाथ बदल बदल कर दबाती अपने हाथ गर्म करने के चक्कर में थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके दोनों नाजुक से हाथ अपने गर्म भारी हाथों में थामकर सीने पर रख लिए। अल्लाह किसी को ठंडे हाथों वाली चालाक बीवी ना दे। वो आंखें मूंद कर बुड़बुड़ाया तो जरशे खिफत से लब कुचलती झींप गई। वो सुकून से लेटा रहा तो जरशे ने टेक लगा ली। जाने उसका सर दर्द कहाँ गया था, अब तो उसके हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए पड़ा था। सुर्ख सफेद रंगत, बिखरे बाल और मगरूर नकूश, नीली आंखें बंद थी। अच्छा खासा हैंडसम था वो। जरशे गौर से देखती उसका जायजा लेने लगी। थक गई हो? उसने यकदम आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा तो यकटुक उसे देखती जरशे घबरा गई। जी बस बस ये ड्रेस, वो हकलाकर वजाहत देती नजरें चुरा रही थी, और वो खुद में दिलचस्पी महसूस करके मुस्कुराता हुआ उठ बैठा। जाओ चेंज कर लो, आज के लिए इतनी खिदमत काफ़ी है। वो नरमी से बोलता उसे चौंका गया। तो क्या वो सिर्फ उससे खिदमत करवा रहा था? वो हैरान सी बेड से उतरकर ड्रेसिंग के सामने जेवर उतारने लगी। फिर वो चेंज करने चली गई। वापस आई तो वो नाइट बल्ब ऑन करके बिस्तर में सो चुका था। जरशे सुकून से दूसरी तरफ जाकर लेट गई। उसके साथ रहने से झिझक महसूस होती थी मगर मुश्किल कोई नहीं थी। उसने मूसा को जैसा सोचा और समझा था वो काफ़ी अलग निकला था। ना ज़बरदस्ती सर पर सवार हो रहा था, ना गुस्सा करता, ना तंग करता। उसे लगा जिंदगी आसान है, उसकी सोच से ज़्यादा आसान। प्रिहान रात को फ्री होकर अपने कमरे में जाने लगी तो एक बार फिर से ऐसे लिबास में सीढ़ियाँ चढ़ने का सोच कर ही घबराहट हुई। गरारा पैरों में आ रहा था। समेट कर ऊपर करती, कभी सीढ़ी पर पाँव रखती, कभी हटाती। मुतज़ब्ज़ब हो रही थी। अदब खान से हॉस्पिटल में पड़े राहिम खटक की हालत का पूछकर उस तरफ आते खानजादा ने उसे देखा तो बेसाख्ता लबों को दिलकश मुस्कुराहट ने छुआ। ठीक है अदब खान, अब वहाँ से हट जाओ। उसे हिदायत देकर वो कॉल बंद करके उसके पास आया। अगर हेल्प चाहिए तो मैं भी रूम में ही जा रहा था। उसके पीछे से आकर वो बोला तो इस बार मुस्कुराहट भी शामिल थी। प्रिहान पलट कर उसे चमकती आंखों से देखने लगी। आज न चौंकी न लड़खड़ाई। आपको वो बात याद है अभी तक? वो महसूस हुई। इस बार हाँ, मुझे मदद चाहिए बस। मेरा हाथ। अभी वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई कि उसने हाथ बढ़ाकर अपना मनपसंद काम किया, उसे बाजू में उठा लिया। मुझे सब याद है और मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ मौजूद रहूँगा। मुझे पता है तुम इस ड्रेस में सीढ़ियाँ चढ़ने से डर रही हो। अच्छी बात है, ऐसे ही अपना ख्याल रखती रहो। वो मुस्कुराकर बोलता ऊपर चढ़ता जा रहा था। प्रिहान ने यहाँ वहाँ नज़र घुमाई। हदीर बस हाथ पकड़ना था, अगर किसी ने देख लिया तो शर्मिंदगी की बात है। वो शर्मिंदा सी। तुम आज भी सोने की एक्टिंग कर लेना। वो हंसकर बोलता ऊपर पहुंचा, कमरे में सामने उतार दिया उसे। तुम्हारी फ्रेंड के लालाब खतरे से बाहर है। खानजादा ने चेंज करने के लिए ड्रेस उठाते हुए सरसरी सा बताया। जेवर उतारती प्रिहान रुकी। क्या सच में? ओह अल्लाह का शुक्र है। प्रिहान ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। दिल से बोझ सा उतरा था। जेवर उतारकर ड्रेसिंग पर फेंका और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज किया। वो बिस्तर पर नीम दराज आज सुकून से मुस्कुरा रहा था। राहिम खान की फिक्र खत्म हुई। बहनों के भी अच्छे से फ़राइज़ निबट गए। अब पुरवा का किस्सा बाकी था। ईसा से तफसीली बात से वो पुरवा से मिलना चाह रहा था ताकि हालात का जायज़ा ले सके। ईसा भाई पुरवा को साथ नहीं लाए? मैं मिल ही लेती उनसे। बहुत याद आ रही है। प्रीसा को जल्दी है उसे भुलवाने की, तो फिर कब जाने मिलना होगा हमारा। वो उसके पास आकर बैठती उदासी से बोली तो खानजादा चौंका। ईसा कैसे लाता? यहाँ किसी को खबर नहीं निकाह की। उसने नरमी से उसका हाथ थामकर लबों से लगाया। मुझे ले जाएं, बस एक बार मिल लूँगी। आनी से भी सही से बात नहीं होती। उनकी तबीयत पता नहीं कैसे होगी। वो एक फ़िक्र से आज़ाद होते ही दूसरी फ़िक्रों में मुब्तला हो चुकी थी। ओके, 1-2 दिन तक चलते हैं। पुरवा को बाहर भेजना ज़रूरी है क्या? अगर ईसा के साथ कोई एडजस्टमेंट हो जाती हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं। उसने उठकर प्रिहान के सामने बैठते आहिस्तगी से अपने ख्याल को जाहिर किया। बहरहाल वो इस बार ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, मगर वो हालात की हकीकत से भी वाकिफ़ था।
मिसेस शाइस्ता ने उसे तफसील दी थी। वकार साहब बाकायदा सौदा किए बैठे थे, तो वो जो भी खरीदार है जाने तो नहीं देने वाला था उसे। नहीं, ईसा भाई बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते। वो इस इंतज़ार में जितना वक्त गुजारेगी कि वो पसंद करने लगे, तब तक खुद थक जाएगी। बाकी हम मिलकर देख लेंगे ना कैसे रखा है ईसा भाई ने उसे। आप प्लीज़ उसके पेपर्स रेडी करवा के ही रखें। प्री साहब भी ठीक कहती हैं, उसकी पढ़ाई का इतना हर्ज हो रहा है। अभी उसकी शादी करके घर बैठाए जाने की उम्र तो नहीं है ना। प्रिहान की बातें भी ठीक थीं। वो सर्द आह भर कर रह गया। ईसा को कैसे ज़बरदस्ती माइल करता मुमकिन नहीं था, और वो किसी और से कमिटमेंट कर चुका था। मगर यूं निकाह करके ख़त्म करना बुरा लग रहा था उसे। आप पूर्वा और ईसा के लिए फ़िक्रमंद हैं क्या? प्रिहान ने उसकी तरफ झुककर अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखकर प्यार से पूछा। वो आजकल खानज़ादा की कुछ ज़्यादा ही कॉपी करने लगी थी। वो मुस्कुराहट दबा गया। तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? उसके गिर्द बाजू फैलाकर वो मासूम सूरत बनाकर पूछने लगा। हाँ तो नहीं होनी चाहिए क्या? वो उसके हिसार पर गड़बड़ाहट का शिकार होती हिचकिचा कर बोली। प्रिहान, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का शुक्रिया। झुककर उसकी ठोड़ी पर लब रखे और उसे खुद में भींच कर भारी आवाज़ में वो बोला, तो वो सटपटाने पर मजबूर हो गया। उसका हिसार खत्म करके वो बिस्तर पर लेटती उसका हाथ अपने सर पर रख गई। खामोश इशारा था कि अब सर दबाए। बहुत हो गई परवाह, खिदमत करवाने की आदत भी तो पड़ गई थी उसे। खानज़ादा ने उसे घूर कर देखा और उसके साथ दराज हुआ। लिहाफ उस पर दरुस किया और खुद से लगातार नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। ऐसे ही सो जाओ, मुझसे नहीं सर दबाया जाता। अब तो तुम बहुत ज़्यादा नखरे करने लगी हो प्रिहान। होले से उसके सर पर चपत लगाकर वो जताकर बोला, तो प्रिहान मुंह बना गई। उस वक्त सकून से खानज़ादा के हिसार में कैद प्रिहान नहीं जानती थी आनी अपने घर में अकेली पड़ी पड़ी जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। दूसरी जानिब अकेले अपार्टमेंट में सुकड़ी सिमटी पूर्वा खौफ से आंखें मीचे सोने में नाकाम होती सिसकियां भर रही थी। एक वक्त उसने सख्त गुजारा था जब वो सबके लिए सकून भरी रात को अजियत की तरह खुद पर सहती थी। आज वो सकून में थी और वो सब अजियत में। एक बार सबके लिए आजमाइश बनता है, सख्तियाँ सबके हिस्से में आती हैं। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए भी शुरू से लेकर आखिर तक फूलों से भरी हुई नहीं रही। ज़िंदगी रूप बदलती है, हंसाती भी है और रुलाती भी है। बस सहने वालों का अलग अलग सब्र का अंदाज होता है। प्रिहान ने सबकी सोच से ज़्यादा सब्र किया था। आनी का सब्र उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर गया। पूर्वा मुसलसल सब्र करने में नाकाम हो रही थी। किस्मत दूर खड़ी तासुफ से उनके गिर्द खड़े मुश्किलात के दायरों को नम आंखों से शायद देख ही रही थी। प्रिहान बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। अपनी आनी की मौत पर उसका दिल बाहर आने को था। अपनी मम्मा के बाद वही तो थी जो माँ के बराबर प्यार देती रही थी उसे सीने में भींच कर उसके बिखरे बाल समेटता खानज़ादा बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। प्रिहान, सब्र करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी तुम्हें वहाँ जाना भी तो है। नमाज पढ़कर निकलते हैं, तुम खुद को संभालोगी तो जाएंगे ना। उसे खुद में समेट कर नरमी से उसे थपकते हुए उसने दिलासा दिया। सुबह सुबह प्रिहान के नंबर पर कॉल आ रही थी। वो कसमसाकर करवट बदलती तंग हो रही थी। खानज़ादा जो फजर के लिए उठा था, मोबाइल उठाकर साइलेंट पर लगाता नंबर चेक करने लगा। उसकी आनी का नंबर था। उसने एक नज़र सकून से सोती प्रिहान को देखा और कॉल बैक करके मोबाइल कान से लगा। हेलो प्रिहान। किसी अजनबी की आवाज़ पर वो चौंका। जी फरमाइए, मैं प्रिहान का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। खानज़ादा ने थोड़ा साइड होकर आहिस्तगी से कहा। अच्छा बेटे, प्रिहान को बता दो उनकी आनी का इंतकाल हो गया। इस इत्तला पर उसे झटका लगा था। ओह ओके, हम पहुंचते हैं। घर पर ही है ना वो? खानज़ादा ने परेशानी से माथा मसला। जवाब असबात में मिला। वो कॉल काट गया। तफक्कुर से प्रिहान को देखा और कैसे उसे इत्तला दी थी ये वो वही जानता था। उसकी हालत का ख्याल भी था, मगर ये बात छुपाना भी सही नहीं था। उसके सीने में सर छुपाकर वो रो रो कर निढाल हो रही थी। वो फिक्रमंद हुआ। गुलजान को बताकर साथ चलने की रिक्वेस्ट की तो वो फ़ौरन तैयार हो गई। वो प्रिहान को इस हाल में अकेला छोड़ने से घबरा रहा था। आगा जान के पास गया। प्रिहान की आनी की डेथ हो गई है आगा जान, मैं जा रहा हूँ। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, इट्स फैमिली डेथ। उनको इत्तला देकर उसने संजीदगी से कहा। वो परेशान हुए और सर हिलाकर उसे खैर से ले जाने का कहा। प्रिहान को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। उसे बमुश्किल संभाल कर शहर की तरफ रवाना हुआ। अदब खान ने अपनी मखसूस रफ्तार और बेहतरीन ड्राइव करके वहां पहुंचाया तो सूरज पूरी आबोताब से आसमान पर चमक रहा था। घर में काफ़ी लोग जमा थे। शायद मोहल्ले के लोग भी पहुंचे हुए थे। गुलजान के पास प्रिहान को वहां छोड़कर वो पूर्वा को लेने चला गया था खुद। वो कमरे में सुकड़ी सिमटी शायद रात के किसी आखिरी पहर सोई थी। ये इत्तला उसके लिए भी किसी कयामत से कम नहीं थी। ऐसे मौके पर हदीर ने उसे बड़े भाइयों
बच्चों की तरह अच्छे से संभाला था। उसे लेकर वहां पहुंचा। उनकी हिदायत के मुताबिक अदब खान ऊपर के सब इंतजामात संभाल रहा था। आगा जान से राब्ता हुआ तो हवेली वाले रास्ते में थे, मगर ईसा को ना खबर थी ना वो आ रहा था। शायद सो रहा था अभी तक, हवेली जाकर नींदें पूरी करता था वो। ईसा, कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें, कभी फ़ौरन कॉल उठा भी लिया करो तुम दोनों भाई। वो कॉल पर ईसा से बात करता हालात के पेशे नज़र सही तपा हुआ था। सॉरी लाला, मोबाइल साइलेंट पर था। ईसा ने घबरा कर वजाहत देना चाहिए, मगर वो बात काट गया। शहर पहुंचो, लोकेशन भेजूंगा, वहां आ जाओ। आनी की डेथ की इत्तला देकर आने का कहा। ओह सैड, मगर मैं आकर क्या करूंगा लाला, वो मध्यम आवाज़ में बोला। खानजादा ने लब भींचे। उस रिश्ते की मुनासबत से बुलाना होता तो सुबह ही कह देता, जब मुझे जाकर तुम्हारी बीवी को लाना पड़ा, दिलासा देना पड़ा। दुनियादारी के लिए ही आ जाओ, ऐसा ना हो कि बाद में शर्मिंदगी हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, वो संजीदगी से कहकर कॉल काट गया।